दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 5, जिसका टॉपिक है राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अर्थात कैसे पहले राजा होते थे, वो कैसे उस पद को ग्रहण करते थे और कैसे एक राज्य की सुरक्षा करते थे, या प्राचीन गणराज्य किस तरीके से होते हैं और आधुनिक किस तरीके से लोग अपने पद को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये क्लास स्टेट पीसीएस यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीएसटी पीएसटी, सुपर टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एसवी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों की, क्या है 4 लाइनें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समर्पित हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों, अब आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है और स्टार्ट करते हैं एक बच्चे की स्टोरी से। देखिए, चुनाव का दिन, जब संकरन सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा, नाना नानी सब वोट डालने की तैयारी पर हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, अर्थात जिस प्रतिनिधि को उन्हें विजयी बनाना है उसके पक्ष में मत देने का विचार था और मत देने जा रहे थे। अब बात आती है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। देखिए, वोटिंग की जो सिस्टम है, लगभग 70 सालों से वोटिंग का काम चल रहा है, जब से देश दोस्तों आजाद हुआ है। तब से प्रोसेस क्या है दोस्तों, वोटिंग के माध्यम से ही शासक चुने जाते हैं। ऐसे प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो जनता के हित में कार्य करते हैं। तो अपना टॉपिक यहां से है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने 4 में पढ़ा है। अध्याय 4 में कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कुछ क्या होते थे कि अपनी माता पिता के माध्यम से ही राजा बन जाते थे। जैसे यहां से देखिए, अश्वमेध एक ऐसा आयोजन था, अश्वमेध था वह एक ऐसा आयोजन था कि इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अर्थात घोड़ा छोड़ते थे, चरते हुए वे जहां तक जाता था, अगर कोई इस घोड़े को रोकने की कोशिश करता था तो उसे उस राजा से क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। अर्थात अगर वहां से घोड़ा निकल गया उनके राज्य से, तो वो आएंगे और उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो विशिष्ट पुरोहित होते थे उनके द्वारा यह यज्ञ संपन्न करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। बाघ की खाल पर इसलिए बैठाते थे दोस्तों, मानना था कि जो बाघ होता है वह ज्यादा पावरफुल होता है, आम लोगों से शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर उसे कोई मारकर बैठ जाए तो वो उससे भी शक्तिशाली होगा। तो दोस्तों, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। जो सहचर होते थे वो बताते थे कि राजा ने किस तरीके से युद्ध लड़ा, कितने सैनिकों को मार गिराया और कैसे कैसे युद्ध लड़ा और कितने राज्यों पर इन्होंने कब्जा किया या विजय हासिल की।
राजा के सगी संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी इसके कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भरता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। क्या उन्हें पुरोहित क्या मानते थे दोस्तों? वैश्य को शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं होने देते थे। तो ये दोस्तों जो बात हो रही है 3000 साल पहले की हो रही, किस तरीके से लोग यज्ञ करके राजा बनते थे और जनता के हित में कार्य करने की कोशिश करते थे। और आपको बता दें, जो अंतिम निर्णय होता था वह राजा का ही होता था। राजा चाहे तो किसी से कोई भी सलाह नहीं लेता था। जो उसे नियम लागू करने होते थे वह लागू कर देते थे। अब आपके सामने एक येलो ब्रैकेट है, इसमें टॉपिक है वर्ण। तो आइए इसको समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। देखिए, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ग्रंथ का मतलब है हिंदू धर्म की धार्मिक किताबें। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए, आपके पास वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है। अथवा तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। देखिए, क्या थे? योद्धा भी थे, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक या मछली पकड़ने वाले भी तथा जंगल में रहने वाले भी लोग इसमें शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्रह क्या थे? ये निर्धन हुआ करते थे, उस समय गरीब हुआ करते थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर समझने वाली बात है, वर्णों की जो रचना किसने की है? वह पुरोहितों ने की है। पुरोहितों ने ही इसको 4 वर्गों में विभाजित किया है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। किसका था? ब्राह्मणों का था। इनका काम क्या था? शिक्षा देना और वेदों का अध्ययन करना। इनका यही कार्य था, और यज्ञ वगैरह भी करवाना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना इत्यादि चीजें थी। तीसरे स्थान पर था विश्व या वैश्य। इनमें कृषक भी होते थे, पशुपालक और व्यापारी आते थे। वैश्य, जिसको व्यापारी वर्ग भी बोलते थे, इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी भी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। अंतिम स्थान क्या था? शूद्रों का था, और इनका कार्य था तीनों वर्णों की सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना जाता था। उस समय औरत किस, चाहे ब्राह्मण वर्ग की हो, चाहे क्षत्रिय वर्ग की हो, चाहे वैश्य वर्ग की हो, उसे क्या? शूद्र ही दोस्तों माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। समझिए दोस्तों, जब तक संविधान नहीं था देश में, तब तक शूद्रों और महिलाओं को किसी भी प्रकार का अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं था, वेद हो चाहे अन्य शिक्षाएं हों। बट जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया, उसके बाद संविधान बनाया, फिर देखिए महिलाएं भी पढ़ रही हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, हर एक बुक्स पढ़ रही हैं, शूद्र भी सक्सेस हो गए हैं और उन्होंने भी अपने आप को डेवलप कर लिया है। दोस्तों, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो सोचिए आज की जिंदगी कैसी होती। आगे देखेंगे। देखिए, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जो जिस जात धर्म समुदाय में जन्म लेगा, वो उसी जात धर्म समुदाय का ही होगा। आज भी दोस्तों, जो व्यक्ति जिस जात में जन्म लेता है वो उसी जाति का रहता है, भले उसका प्रोफेशन बदल जाए। लेकिन दोस्तों, कास्टिज्म सबसे गंदी चीज है। छुआछूत की जो बीमारी है, सबसे गंदी चीज है। ऐसी तुच्छ मानसिकता लोगों की यह पहचान होती है।
उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वो लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का भी काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कैसा माना जाता था? अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल भी दोस्तों, इनके द्वारा बनाई गई थी, कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं की थी और इस चीज को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। दोस्तों, गलत। जन्म के आधार पर आप कभी किसी को निश्चित नहीं कर सकते कि आपको पूरी जिंदगी यही कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जहाँ दोस्तों पुरोहित कम थे, वहाँ छुआछूत कम था, भेदभाव कम था, और जहाँ पुरोहित अधिक थे तो वहाँ इन्होंने अपनी नौटंकी फैला रखी थी। अब अपने पास है टॉपिक जनपद। क्या है दोस्तों? जनपद है। देखते हैं जनपद उस समय क्या होते थे। देखिए दोस्तों, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा होते थे, जिसे आजकल आप लोग डिस्ट्रिक्ट और हिंदी में जिला भी कहते हैं। उस समय ये जनपद होते थे और जनपद का शाब्दिक अर्थ होता था जन के बसने की जगह, अर्थात जहां लोग बसते हों, जहां लोग रहते हों, उसे जनपद कहते हैं। और अभी आपको मानचित्र दिखाएंगे, 4 प्रश्न नंबर 49 में दिखाए गए हैं। देखिए दोस्तों, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई वस्तुओं की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में, देखिए यहां से देखें, दिल्ली में पुराना किला, अपने यूपी में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इतनी चीजें दोस्तों वे लोग उगाते थे और कहाँ रहते थे? वे झोपड़ियों में निवास किया करते थे। अब आपको एक चित्र दिखाते हैं, छोटा सा, देखिए, यह आपके सामने है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। जैसा कि आप बाएं साइड में चित्र देख पा रहे हो, ये किसका बर्तन है? ये एक दोस्तों मिट्टी का बर्तन है, जैसा कि आपके सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए, इनमें धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। देखिए, इसमें चित्र भी बने हुए हैं दोस्तों। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। अब अपने पास है महाजनपद। देखिए, महाजनपद क्या होता था? यह जनपद से बड़ा होता था। जो महाजनपद था वह दोस्तों क्या था? जनपद से बड़ा था। देखते हैं यहां से, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, अर्थात महाजनपद जितने भी हो, महाजनपद जो होता था उसकी एक राजधानी भी हुआ करती थी। बट जनपद में ऐसा कहीं कुछ नहीं होता था, उसकी कोई राजधानी नहीं होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी या ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। इसलिए बनाई जाती थी ताकि बाहर का कोई राजा इस पर आक्रमण ना करे और अपना जो राज्य है वह सुरक्षित रहे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि भी दर्शाते थे। अब आप चित्र देखेंगे, देखिए चित्र 4, महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। देखिए दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए, गांधार है, ये नदियाँ दी गई, तक्षशिला, चेनाब, व्यास, रावी नदी, सतलुज, सिंधु नदी, कुरु, यमुना नदी, हस्तिनापुर आप देख पा रहे होंगे, पांचाल,
ये सब दोस्तों क्या है, जनपद है, कुछ महाजनपद भी है। और दीवार बनाकर क्या करते थे, ये शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अर्थात दोस्तों पहले कोई विशेष टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें बनी हैं वह डियर स्टूडेंट्स अपने आप में यूनिक है। क्या है? यूनिक है, एक बेहतरीन डिजाइन और स्टाइल के साथ है। उस समय लोगों ने अथक परिश्रम किया होगा। जैसे कि आपको पता आगरा में ताजमहल है, ताजमहल को बनने में 22 वर्ष का समय लगा था, लेकिन आज भी वह पूरे वर्ल्ड में फेमस है और सातवां अजूबा भी उसे कहा जाता है। अब राजा सेना रखने लगी थी, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम लोग यानी कि हम लोग आगे चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं यह चित्र। ये जो आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, इलाहाबाद के पास, और यह लगभग बनी है 2500 साल पहले। देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति दीवार पर चढ़ रहा है या हाथ रखने की कोशिश कर रहा है। चित्र आपके सामने है। लोग पहले बहुत ही मजबूत बनवाया करते थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कैसी, ऐसी कि जल्दी कोई उन पर कोई आक्रमण कर ना सके। अन्य टॉपिक आपके सामने है कर। क्या है दोस्तों? कर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसलिए उन्हें कर्मचारियों की भी जरूरत पड़ती थी। बिल्कुल दोस्तों, देखिए विशाल किले भी बनवाते थे और इन किलों बनवाने के लिए मजदूरों की तो आवश्यकता पड़ेगी, और जब इनको वो रखेंगे और प्लस इनकी सुरक्षा के लिए सेना भी रखेंगे, तो इनको बहुत अधिक संसाधन अर्थात पेट भरने के लिए भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, अन्न फसलों की भी जरूरत पड़ेगी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अर्थात टैक्स लेते थे कि आपको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपके एरिया में कोई समस्या नहीं होने देंगे, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब भी आपकी हम लोग मदद करेंगे। तो इस बात का वह टैक्स लेते थे या कर के रूप में कुछ पैसा या धन या जो भी अनाज था वो लेते थे। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे कुछ मुख्य टॉपिक है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, अर्थात जितनी फसल उगाते थे उस पर भी दोस्तों टैक्स लगाते थे उस समय के राजा, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहते थे, भाग कहा जाता था। अगर टोटल 6 भाग आपने उत्पन्न किए हैं अपने खेत में फसल के, तो आपको एक भाग राजा के पास पहुंचाना पड़ता था और 5 हिस्से आपको अपने पास सुरक्षित रखना होता था। दूसरा, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अर्थात कोई बुनकर है, लोहार है या सुनार है, तो इसको 1 महीने में 1 दिन राजा के लिए भी काम करना पड़ता था, वो भी फ्री, यही कर के रूप में माना जाता था। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, सॉरी, पशुपालक को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक थे, जो जानवर वगैरह रखते थे, उनको जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में घी, दूध, दही या मट्ठा के रूप में भी उनको देना पड़ता था, या कभी कभी भेंट के रूप में गाय या भैंस भी दिया करते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अगर किसी वस्तु को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस पर भी उस समय के राजा थे वो टैक्स लिया करते थे। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो जंगल में इधर उधर घूमा करते थे, अपने भोजन को इकट्ठा करते थे, या जो शिकार करके अपना पेट भरते थे, उन्हें भी राजा को टैक्स देना पड़ता था। टैक्स के रूप में वे जंगल से जो कुछ वस्तुएं प्राप्त होती थी वो राजा को दिया करते थे। अब हम लोग देखेंगे कृषि में परिवर्तन। क्या देखेंगे दोस्तों? कृषि में परिवर्तन। देखो दोस्तों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो वैसे वैसे संसाधनों की अधिकता हुई।
अर्थात संसाधन अधिक जरूरत पड़ने लगे, तो उसी के लिए दोस्तों क्या है, कृषि करने के तरीके थे उनमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ, परिवर्तन होने लगा। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जो हल के फाल थे अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को भी लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता। पहले जो डियर स्टूडेंट्स हल बनते थे, वह उनमें जो फाल होता था, जो कि जमीन को खोदता हुआ जाता था, वह लकड़ी का बनता था, इसलिए मजबूत जमीन में घुस नहीं पाता था। लेकिन अब यह फाल लोहे के बनने लगे थे, और जब लोहे के बनने लगे थे तो इनसे आराम से मजबूत जो जमीन थी, भूमि थी, उसको भी क्या है, जोता जा सकता था और अधिक अधिक फसलें उगाई जा सकती थी। इससे फसलों की उपज बढ़ी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उसका रोपण शुरू कर दिया। इसी समय पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी, अर्थात क्या, फसलें अधिक होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर किया करते थे। दास होते थे, दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर भी हुआ करते थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब अपने पास सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण के अंतर्गत कुछ पॉइंट है। जो पहला पॉइंट, मगध, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, मगध सम्राट रहे थे। मौर्य साम्राज्य भी यहाँ के फेमस राजा रहे हैं। इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके कुछ फेमस वो थे राजा बिंदुसार, अशोक। देखिए, बिंदुसार थे, अशोक भी थे। अशोक बहुत अधिक फेमस रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां से देखते हैं मगध में मानचित्र 4 में 49 में आप मगध देख सकते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। क्या होता था, कौन कौन सी नदियां? गंगा और सोन जैसी जो नदियां थी वह मगध से होकर बहती थी। ये का यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मैंने आपको पहले भी बताया है, जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई हैं, प्राचीन संस्कृति खोजी गई, सारी की सारी लगभग किसी न किसी नदी के किनारे हैं, क्योंकि वहां से दोस्तों आने जाने में सुविधा रहती है, पानी की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के कामों में लाया जाता था या लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मौजूद औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। देखिए, मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक थे। देखिए कौन कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु, जिसको अजातशत्रु कहते हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाने थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। ठीक है, बिहार में राजगीर, जिसे आधुनिक राजगीर कहते, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध की राजधानी क्या रही? राजगीर ही रही, जिसे आप राजगीर कहते हैं। बाद में पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते हैं, बिहार की राजधानी पटना को उस समय राजधानी बनाया गया था। देखिए दोस्तों, 2300 साल पहले, 2300 साल पहले से भी पहले की बात है, मेसोडोनिया का राजा, जो मेसोपोटामिया की आपने संस्कृति पढ़ी है, इसी से संबंधित है। मेसोडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। क्या था दोस्तों? इनके पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए वो इन चीजों से डरते थे। हम लोग देखेंगे वज्जी। अब तक हम लोगों ने मगध पढ़ा, अब पढ़ेंगे वज्जी के बारे में।
जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बना था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, जो कि बिहार में ही थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासक शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहा जाता था। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कर, अर्थात वो राज भी एक साथ करते थे। यज्ञों, अनुष्ठानों, विभिन्न प्रकार के कार्य जो भी होते थे, वह सार्वजनिक तौर पे एक साथ किया करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। देखिए दोस्तों, उस समय क्या होता था? स्त्रियां, दास और कमकार, अर्थात जिनको मजदूर कहते, इस टाइप की सभा में किसी भी तरीके से वे भाग नहीं लेते थे। उनको भाग लेने का अधिकार भी नहीं दिया था उस समय। लोग बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़ के या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, अर्थात अच्छी खासी जानकारी मिलती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये बॉक्स में क्या दिया गया है? वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान मिलते हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु, जिसे अजात शत्रु भी कहते हैं, और वज्जी संघ। देखिए, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करेंगे जब तक ये पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, और जो पुरानी संस्कृतियां हैं, पारंपरिक जो नियमों का पालन करते रहेंगे, तब तक वो क्या करते रहेंगे? उन्नति करते रहेंगे। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। इसलिए वो क्या करेंगे? उन्नति दोस्तों करते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। अर्थात उन्होंने कहा कि महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए, किसी भी तरीके जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, अर्थात संतों को किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होने। देखिए, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, अन्यत्र देख लें, अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढ सकते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। समझो, अगर दास नहीं थे तो उनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, अगर वह दास हैं तो उनको किसी भी तरीके कोई नागरिकता नहीं प्राप्त थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। कैसे किस तरीके से राज्य का कार्य करना है, कैसे क्या निर्णय लेना है, इसकी सब जानकारी उसी सभा में होती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। अर्थात दोस्तों, औरतों को क्या था? उस समय कोई भी दर्जा नहीं था। ना शूद्रों को तो, ना शूद्रों को किसी टाइप का कोई दर्जा मिला था स्पेशल, ना ही उस दौरान के काम करने वाले मजदूर थे, ना ही उनको। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। देखिए दोस्तों, उपयोगी शब्द आपने पढ़े। राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेनाकर, पौधरोपण, गढ़ अथवा संघ और प्रजातंत्र। इतनी चीजें दोस्तों आप लोगों ने पढ़ी हैं।
एक बार आपको दिखा देते हैं कि आपने क्या पढ़ा है। फटाफट उस चीज़ को दिमाग में ज़रूर आप लोग रिवाइज कर लें, ताकि किसी टाइप्स की कोई दिक्कत ना रहे आगे आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। फिर चुनाव के दिन से एक बच्चा सोचता है कि वोट लोग कैसे डालने जा रहे हैं। फिर टॉपिक था कुछ लोग शासक कैसे बने, 3000 साल पहले कैसे शासक राजा वगैरह बनते थे। फिर दोस्तों आपने पढ़ा वर्ण व्यवस्था कैसे उभर कर सामने आई, पुरोहितों ने इसकी रचना की। वर्ण व्यवस्था के बारे में आधी जानकारी, पूरी जानकारी है। फिर जनपद हम लोगों ने पढ़ा। फिर आपने मिट्टी के बर्तन देखे और उसमें कढ़ाई भी देखी, डिजाइन बनी हुई देखी। फिर आपने महाजनपद के बारे में पढ़ा। फिर इस चित्र में कुछ जनपद भी हैं और कुछ महाजनपद और कुछ नगर भी हैं, वो भी आपने दोस्तों देखे। फिर देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जो किले होते थे वो आसपास अपनी कुछ दीवारें बनवा लेते थे अपनी सुरक्षा के लिए। कर भी पढ़ा आपने कि टैक्स भी वसूला करते थे, ताकि वे अच्छे से अपनी जनता का भरण पोषण कर सके, जरूरतमंदों तक जरूरत की चीज़ें पहुंचा सके। कृषि में कुछ परिवर्तन भी किए गए ताकि उपज अधिक हो, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, इसलिए अधिक संसाधनों की जरूरत थी। सूक्ष्म निरीक्षण में हमने मगध के बारे में पढ़ा कि मगध में बिंबिसार थे, ठीक है, अशोक थे, बिंदुसार थे। ये सब वहाँ के राजा बहुत फेमस रहे हैं। अब आपने वज्जी पढ़ा था। वज्जी भी एक शक्तिशाली राज्य बना। ये भी, इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी, जो वर्तमान बिहार में है। तो इतनी चीजें पढ़ी। फिर हम लोगों ने अजात शत्रु के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आप अपना जो चैप्टर है वह डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। क्या होता है, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आया होगा। फटाफट इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।